शेख साहब, क्या ये हकीकत नहीं कि कश्मीर में एक प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट पाया जाता है? तो अब क्या सिचुएशन है उस सेंटिमेंट की? ये कम हुआ है, बढ़ा है गुज़श्ता 3-4 साल में? देखें, मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज करूंगा, आप मेरी बात गौर से सुनना। एक जमाना था जब एक दौर ऐसा गुजरा है जब पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क था और रेडियो पे पाकिस्तान की खबर सुना करते थे लोग। तो रेडियो के जरिए पाकिस्तान के साथ एक ताल्लुक था कि एक इस्लामी मुल्क हमारे हमसाया है, पाकिस्तान उसको कहते हैं। और एक सेंटीमेंट था, यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो 1948-47 से पाकिस्तान नवाज रही है। फिर प्रिंट मीडिया के जरिए पाकिस्तान के साथ इंट्रोडक्शन होती रही, पढ़े लिखे लोग जानते रहे, खासकर उन लोगों का जो मौलाना मौदूदी का लिटरेचर पढ़ते थे। वो चूंकि इस्लामी लिटरेचर की सूरत में आ जाता था तो वो उससे मुतासिर थे, तो पाकिस्तान का तारुफ वो था। प्रिंट मीडिया के बाद फिर आपका टेलीविजन आ गया, उसके जरिए आपके ड्रामे वगैरह देखे। और मैं यहाँ एक बात कहूंगा, अगर आप नाराज ना हो तो पाकिस्तान के ड्रामे बड़े मशहूर हैं। एक मेरा दोस्त है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान ड्रामों की हद तक तो ठीक है उससे ज्यादा पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल ये एक लाइटर नोट पे था। फिर ये जो अब इस वक्त जो कम्युनिकेशन है, जो इस वक्त अब जो मीडिया है, ये जो आपके पास एक रिवोल्यूशन आ गया है। अब पाकिस्तान, आप घर में बैठे हुए आप पाकिस्तान को देखते हैं। मेरे घर में क्या पक रहा है इसका आपको पता है, आपके यहाँ क्या पक रहा है इसका मुझे पता है। तो पाकिस्तान की सोसाइटी के हवाले से, पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से, पाकिस्तान में जो मजहबी रवायात हैं उनके हवाले से, पाकिस्तान के टूरिज्म के हवाले से, पाकिस्तान की तजारत के हवाले से, सकाफत के हवाले से, सियासत के हवाले से पाकिस्तान सारी दुनिया में अब आया है। और जम्मू कश्मीर में भी अब पाकिस्तान घर घर लोग उससे वाकिफ हैं। तो जो वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी और उसके बाद जो रास्ते खुले, लोगों का आना जाना हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान के हवाले से लोगों की राय थी, उसमें एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली आई। जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, अगर आप जम्मू कश्मीर का दौरा करें तो आप महसूस करेंगे कि कितना दुख और अफसोस है लोगों को कि हम किस पाकिस्तान के हवाले से ये कुर्बानियां देते रहे हैं। तो पाकिस्तान जितना हमारे सामने रिवील हुआ है, हम ये समझते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो पाकिस्तान नवाज थी वो अब श्रिंक हो गई है। कुछ अब वो सवाल पैदा नहीं होता कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इजाफा हो, उसमें दिन ब दिन कमी हो रही है और एक वक्त ऐसा होगा कि वो निग्लेजिबल हो जाएगी, वो न होने के बराबर हो जाएगी। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा इसका ये पहलू है कि मेरी एक बात आप याद रखना, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह आपको सलामत रखे, ये चीजें रिकॉर्ड रह जाती। जिस तेजी के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक गैप पैदा हो रहा है, इकोनॉमी का गैप पैदा हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में गैप पैदा हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में गैप पैदा हो रहा है, मिलिट्री की ताकत में गैप पैदा हो रहा है, और बाहर के ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें जो गैप पैदा हो रहा है। एक वक्त होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इतना फर्क होगा, और 20 या 25 साल के बाद, कि जिस तरह से श्रीलंका और हिंदुस्तान का फर्क है, इससे कहीं ज्यादा फर्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होगा। मेरी बात आप लिख के रखें। पाकिस्तान के पास इस वक्त भी एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी प्रायोरिटीज को दुरुस्त करे। उनकी प्रायोरिटी, आप ऑलरेडी मुसलमान हैं, इनको मजीद मुसलमान बनाने के चक्कर में मारा जाएगा ये मुल्क। आप ऑलरेडी मुसलमान हैं, आपका फोकस एजुकेशन पे होना चाहिए पहला, आपका फोकस टॉलरेंस पर होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, तजारत पर तवज्जो दे दें, कश्मीर को भूल जाएं, सारी दुनिया के मुसलमानों का ठेका भूल कर हकीकत पसंदी से काम लें, जितनी मिलिट्री की आपको जरूरत है उतनी रखें, बाकी इन्वेस्टमेंट करें आप उन सेक्टर्स में
जहां आपकी इकोनॉमी जो है वो आपके लोगों को इल्म की तरफ और खुशहाली की तरफ लेके जाए। अगर आपने इन चीजों को निग्लेक्ट किया तो आप देखेंगे एक स्टेज ऐसा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अप्रोच करती थी, हमारे साथ बातचीत करो। आपको याद होगा शकील साहब, एक स्टेज ऐसा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रोच करती थी आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रोच करती थी कश्मीरियों को कि हिंदुस्तान के आइन के अंदर जो चाहिए ले लो, और आपको अप्रोच करती थी कि चले इसका सेटलमेंट कर देते हैं, एक ऐसा जिससे आपका फेस भी बचे, हमारा भी बचे और कश्मीरियों को भी कोई राहत मिले। आज आप चाहते हैं कि बातचीत हो, आज कश्मीर के हुर्रियत वाले भी चाहते हैं कोई उनसे बात करे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को एक फैसला किया है, और यह फैसला ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुआ था कि 3 चीजें हम कभी नहीं करेंगे। नंबर 1, अब हम कभी भी यहां से पाकिस्तान और कश्मीरी को नहीं कहेंगे आए बातचीत करें। Never, we'll never talk about Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is an integral part of India and it will remain an integral part of India. कोई जम्मू कश्मीर में बात नहीं होगी, अगर कभी भी बात होगी तो वो उस कश्मीर पे होगी जो कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है। एक दूसरा ये हुआ, दूसरी बात ये हुई कि हमारी डिप्लोमेसी वैसी होगी जिस तरह हमारे साथ रवैया किया जाएगा, जो पाकिस्तान करेगा हमारा उसी तरह का जवाब होगा। और तीसरा यह हुआ कि अगर हमें प्रोवोक किया गया, जिस तरह 47 में किया गया, 65 में किया गया, 98 में करगिल में किया गया, तो उस सूरत में जंग के लिए पूरी तैयारी रखें, तो फिर उस सूरत में जंग होगी और वो एक बहुत ही खतरनाक जंग होगी। तो लिहाजा हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, एस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब अगर कोई बातचीत होगी तो वो पाकिस्तान का रवैया डिसाइड करेगा। पाकिस्तान अपना रवैया बदलता है, पाकिस्तान अपने लिए कोई अमन का रास्ता ढूंढता है, पाकिस्तान मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करता है, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है ये मिलिटेंसी का और ड्रग्स का और ये जो वेपन भेजता है उसका इंपोर्ट बंद करता है। पाकिस्तान में ये जो हर दूसरे दिन धमकियां दी जाती हैं कि गजवा हिंद के बाद हम कब्जा करेंगे, फिर सारा ईंट से ईंट बजा देंगे, ये सिलसिला बंद होगा। जब ये बंद होगा और हम भरोसा करेंगे, उस काबिल होंगे कि हम भरोसा करें पाकिस्तान पर, तब जाकर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी। ये लिख के रखें, तब तक आपसे कोई बात नहीं होगी। तो लिहाजा अगर आप हिंदुस्तान को 5 अगस्त 2019 से पहले का हिंदुस्तान समझते हैं तो अपने जहन को बदल दें। हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है कि जो बोया जाएगा फसल, वही फसल काटी जाएगी। तो लिहाजा इन हालात में अब आप वो एक्सपेक्टेशंस न रखें जो आपको हिंदुस्तान से पहले थी कि एक तरफ हम ये चलाते रहेंगे टेररिज्म और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी चलेगी। ऐसा नहीं होगा। अब दोस्ती होगी तो सिंसियरिटी के साथ होगी, वरना ये रिश्ते जो है आप लेके चले, देखें कब तक आप इस तरह सर्वाइव कर पाएंगे। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी। ये मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, ये यहाँ के एक जो मैंने आपको कहा, ये यहाँ की सोच है। और इस सोच के पीछे इंटेलेक्चुअल्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, राइटर्स हैं, यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जहां वो बदल गए हैं हालात। अब ये वो हिंदुस्तान नहीं रहा। शकील साहब, आप यकीन करें मेरी बात का कि ये वो हिंदुस्तान नहीं रहा कि वाजपेयी साहब जाएंगे यहां से और वहां से करगिल हो जाएगा। ये वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये वो टॉलरेंस लेवल खत्म हो गई है। अब यहाँ ये है कि पाकिस्तान जो करेगा, पाकिस्तान वो काटेगा। अच्छा बेग साहब, ये बताइएगा कि एपीएचसी की आपने बात की, तो अब क्या है उनका स्टेटस क्या है? और हमारे यहाँ ये कहा जाता है जी कि यासीन मलिक को बहुत अनफेयरली कन्विक्ट किया गया, तो इन दो चीजों पे बताइएगा। देखिए, मैं कैसे कह सकता हूं कि यासीन मलिक साहब को अनफेयरली कन्विक्ट किया गया। यासीन मलिक साहब पर जितने इल्जाम लगे सुप्रीम कोर्ट में, उन सब ने उनको, यासीन मलिक साहब ने उन सबको ऑन किया। तो जब यासीन मलिक साहब खुद कोर्ट में खड़ा होकर ये कहते हैं कि हाँ, जो इल्जाम आपने मुझ पे लगाए हैं ये सच है, तो उसके बाद मैं उनका क्या दिफा करूं? यासीन मलिक साहब को अपना दिफा करना है तो वो वकील करें, और जो अपनी स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो वापस ले लें और अपना दिफा करें। तो ये तो एक जी,
इस वक्त नहीं एपीएससी नहीं, के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का तो अब कोई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अब कुछ नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उतनी ही देर थी जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको स्पेस देती थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इतनी स्पेस मिलती थी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान डे मनाने के लिए उनको दिल्ली जाने दिया जाता था। पाकिस्तान के जितने फंक्शंस होते थे उनमें पार्टिसिपेट करने दिया जाता था। पाकिस्तान जाने की उनको इजाजत थी। जब पाकिस्तान का कोई यहाँ आता था, मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सदर, जो भी आता था, तो उनसे मिलने की इजाजत थी। मुशर्रफ साहब आए तो कितना वेलकम किया हमारे लोगों ने, क्योंकि उस वक्त तक ये हिंदुस्तान ने, हमारे मुल्क ने 1947 से 5 अगस्त तक ये फैसला किया था कि पाकिस्तान के साथ और कश्मीर के साथ बातचीत के जरिए एक अमेकेबल सोल्यूशन निकालेंगे, ताकि जिसमें हिंदुस्तान की इज्जत भी रहे, पाकिस्तान को भी फेस सेविंग मिले और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी राहत मिले। लेकिन जो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के उस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वो एक मुर्गी की टांग पे खड़े हो गए कि निज़ाम मुस्तफ़ा और आज़ादी के बगैर तो अब चलेगा ही नहीं कुछ, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। तो जब उन्होंने ये चीज चला दी तो इससे मुल्क में एक इज़्तिराबी कैफियत हो गई। और फिर पुलवामा का जो हुआ वो तो आखिरी कील थी। वो तो उसके बाद फिर अगर कोई ये समझे कि उसके बाद भी हिंदुस्तान ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा तो ये गलतफहमी है। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इरेलेवेंट हो गई है। यहाँ तो अब यहाँ की सियासत बदल गई है, सब कुछ बदल गया। अभी मैं तो आपको कहता हूँ कभी आप आए, आप देखें, सब कुछ बदल गया है। अच्छा सर, हमारे एक जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, उन्होंने लिखा कि जनरल मुशर्रफ ने जब वो अपना एक फार्मूला दिया था कश्मीर के रेजोल्यूशन के लिए, उसके बाद फिर सैयद अली गिलानी ने उनको कश्मीर का गद्दार कहना शुरू कर दिया था। और मुशर्रफ साहब जो थे वो उनको पागल बुढ़ा कहते थे। और एक दफा वहां उनकी मुलाकात भी हुई पाकिस्तानी एम्बेसी में दिल्ली में, तो वो भी सुना है कि एक्रीमोनियस हो गई थी। अली गिलानी साहब चाह रहे थे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे जो खवातीन आती हैं वो दुपट्टा लें, तो मुशर्रफ साहब को इस तरह की चीजें पसंद नहीं आई, तो इस तरह से वो सुना है कि बहुत अनप्लेजेंट हो गई थी मीटिंग। अच्छा सर, ये जो पुलवामा में जो लड़का था जिसने वो धमाका किया, वो तो कश्मीरी नहीं था? जी कश्मीरी था, जम्मू जी। कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का था। लेकिन जम्मू कश्मीर में आरडीएक्स नहीं होता। जम्मू कश्मीर में आरडीएक्स नहीं आता। आरडीएक्स तो कहीं से लाया गया था ना। और फिर इतना बड़ा धमाका जो किया गया, ये तो बिगिनिंग थी इसकी, तो कई लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पहले क्लेम की थी। तो लिहाजा ये एक्सपेक्ट करते थे कि इस तरह करके हम हिंदुस्तान को झुका देंगे जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ था। जहां तक परवेज मुशर्रफ साहब का ताल्लुक है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हामिद मीर साहब जो हैं, उनके बारे में यहाँ जो ये जब किसी को हंसी मजाक का प्रोग्राम देखना हो तो हम हामिद मीर साहब को देख लेते हैं। हामिद मीर साहब ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही है। एक ये जो आप परवेज मुशर्रफ साहब का कहते हैं, इसमें परवेज मुशर्रफ साहब को रियलाइजेशन हो गई थी करगिल के बाद। करगिल के बाद परवेज मुशर्रफ साहब को पता चला था कि कश्मीरी में कहते हैं कईश गज, कि कपड़े की कीमत क्या है। कि वो ये समझते थे कि हम वहां बैठे रहेंगे और फिर कोई हमें निकालेगा नहीं। और आपको फिर पता है कि जब निकले तो कितने बेगुनाह नौजवान मारे गए, पाकिस्तान की फौज का क्या हशर वहां हुआ। तो लेकिन छोड़ना पड़ा। इसी तरह जब उनको ये रियलाइजेशन हुई तो वो वाजपेयी के साथ वहां एक कॉन्फ्रेंस में, सार्क की शायद कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें वाजपेयी साहब के सामने गए और जाके सलूट करके हाथ मिलाया। तो वाजपेयी साहब ने सारा कुछ भूल के करगिल या जम्मू यहाँ बुला लिया। लेकिन उस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने काम किया। पहले कर्टन्स के पीछे काम होता रहा, आपके मीडिया ने काम किया, आपके इंटेलेक्चुअल्स ने काम किया। तो एक माहौल बना जब वो यहाँ जम्मू कश्मीर इधर दिल्ली के आगरा के दौरे पे आए। तो वो एक सोल्यूशन होते होते बदकिस्मती से चंद अल्फाज की वजह से रह गया। अगर वो तो उसमें जब सबटाज हुआ, जो वो प्रोसेस शुरू किया था परवेज मुशर्रफ साहब ने, तो वो कियानी साहब ने सबटाज किया उस वक्त। जनरल कियानी आईएसआई के
जनरल कियानी ISI के चीफ थे, तो वो नहीं चाहते थे, आर्मी नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर का कोई इस तरह का रेजोल्यूशन हो, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की रेलेवेंस उस वक्त वो ये समझते थे कि उनकी रेलेवेंस जम्मू कश्मीर की वजह से है और वो 1971 का बदला लेना चाहते हैं। तो ये वो दो सूरतें, इसी सूरत में वो ये दो टारगेट अचीव कर सकते थे अगर वो जम्मू कश्मीर को इनसे हासिल कर ले। तो उन्होंने उस वक्त बीजेपी की जो मरकजी हुकूमत थी उसकी कमजोरी को समझा कि शायद ये कमजोर हो गए, इसलिए ये एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो वो 2 स्टेप और आगे जाना चाहते थे उसमें। तो गयानी साहब ने मजहबी जमातों के साथ मिलके एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई और उसको निकाल दिया परवेज मुशर्रफ को और सबटाज कर दिया इसको, उस पीस प्रोसेस को। ये वो कियानी साहब की मेहरबानी है। उस वक्त भी आर्मी ने ही वो फैसला होते होते उसको सबटाज कर दिया, उस फैसले को कियानी साहब ने किया था। परसों हामिद मीर साहब ने कहा कि ये जो आपके साबका चीफ है आर्मी, इन्होंने जी जम्मू कश्मीर को बेच दिया। आपने सुना होगा उनका ये बयान। जी जी। तो भेजता तो वो है जब आपके पास हो। तो हामिद मीर साहब को किसी ने ये नहीं पूछा कि जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर बिक गया जो हमारा हिस्सा है, या जो ऑलरेडी हम हिंदुस्तान के साथ है, इसकी बात करते हैं। तो अगर इसकी वो बात करते हैं तो ये तो एक अजीब सी बात है कि जो ऑलरेडी हिंदुस्तान के साथ है, आप देखें चाइना और ताइवान को देखें, चीन कितना बड़ा मुल्क है, उसके मुकाबले में अगर चीन चाहे तो ताइवान को 2 घंटे में वो कब्जा कर लेगा। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता है कि इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस होते हैं। अब दुनिया में कोई इजाजत नहीं देता किसी को 1 इंच जमीन को चेंज कर सके यूनिलैटरली, नहीं कर सकते हैं, आप कर ही नहीं सकते। लिहाजा अगर पाकिस्तान में कोई ये सोच रखता है कि फौज कशी करके इस कश्मीर को हिंदुस्तान से छीनने की ताकत रखता है पाकिस्तान, तो वो अहमकाना दुनिया में बसते हैं। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान के फौजी चीफ ने बातचीत की थी, ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे बातचीत हुई थी। ये यहां से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया था, ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे बातचीत हुई थी। पाकिस्तान चाहता था कि पाकिस्तान की फौज चाहती थी उस वक्त कि हिंदुस्तान, चूंकि पाकिस्तान की फौज को मालूम हो गया था कि हमारा इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है और सिक्योरिटी मेल्टडाउन हो रहा है। मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं। ये पाकिस्तान की ISI को ये मालूम था कि ये जो बलोचिस्तान में और जो तालिबान पाकिस्तान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनके दरमियान आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। उनको मालूम था कि आने वाले वक्त में हम अफगानिस्तान से भी गए, वो स्ट्रैटेजिक जो उनके बारे में हमारी राय थी वो खत्म हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान जो है उसकी अपनी इंटरेस्ट है, वो अपनी इंटरेस्ट को देख रहा है। वो ये देख रहा है कि उसको पाकिस्तान से मदद मिल सकती है या हिंदुस्तान से, जहां से उनको मदद मिलेगी वो उसी तरफ जाएंगे। यही दुनिया का असूल है। आप चंदे की मस्जिद बनाते हैं, चंदा साहब से लेते हैं, जो देते अल्लाह का शुक्र है। तो हिंदुस्तान इस पोजीशन में है कि वो उनकी मदद कर रहा है, पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि मदद करे। तो लिहाजा वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, अब वो क्या करे, उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और बलोच इंसर्जेंट्स के साथ उनका माहिदा हो गया है। अब वो उस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन कंप्लीट हो, उसके बाद वो सिक्योरिटी मेल्टडाउन की तरफ जाएंगे। ये चीज मेरी आप याद रखना। इस चीज को पाकिस्तान की आर्मी ने जब रियलाइज किया कि हमें 2 बहुत बड़े चैलेंज सामने आने वाले, एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा और दूसरा मिलिटेंसी के साथ जंग लड़ना पड़ेगा मुल्क के अंदर, और ये गैर मामूली मिलिटेंसी होगी, क्योंकि ये 40 से 50 हजार मिलिटेंट हैं तहरीक तालिबान और बलोच इंसर्जेंट्स। तो इन हालात में हिंदुस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात अगर होंगे तो हमें एक मदद मिलेगी। इसको जहन में रख के उन्होंने दुल्लत साहब को अप्रोच किया थ्रू ये कुछ अरब ममालिक के जरिए। तो फिर जाकर दुल्लत साहब के साथ उनकी कोई बातचीत चल रही थी। अब अगर ये बातचीत चल रही थी, आर्मी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, अपोजिशन को सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान में जो हुकूमत में होता है वो भी गैर जिम्मेदार, जो अपोजिशन में होता है वो 10 गुना ज्यादा गैर जिम्मेदार।
तो इमरान खान की ये जुर्रत ही नहीं थी कि वो हिंदुस्तान के साथ बातचीत करे। मौलाना फजलुर रहमान उसको बात करने देगा? नवाज शरीफ उसको बात करने देगा, जिस नवाज शरीफ को निकाला गया इस वजह से कि वो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता था। तो लिहाजा पाकिस्तान में जब तक वो सारे मिलिट्री को चाहिए था उनको पहले एतमाद में लेना, जो उसके अपने क्रिएटेड मॉन्स्टर्स हैं, तो अपने क्रिएटेड मॉन्स्टर्स को पहले सबसे पहले एतमाद में लेना, कॉन्फिडेंस में लेना और उनको कहना कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ सकें, ना सियासी महाज पर, ना इक्तिसादी महाज पर, ना मिलिट्री के महाज पर। ये हमारी पोजीशन है। इस पोजीशन में अब हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वहां जब एक कंसेंसस बनता, उसके बाद उनको ये बातचीत यहाँ करनी चाहिए थी। अब अगर पाकिस्तान के जनरल ने ये इनिशिएटिव ले ही लिया था, तो आपके सियासतदानों को और इन लोगों को ये सीक्रेट रखना चाहिए था। आपने ये एक्सपोज कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि अब अगर कोई बातचीत करना चाहे पाकिस्तान का एक टेबल के पीछे, तो कौन हिम्मत करेगा? तो आप, मैं इस बात पर हैरान होता हूं कि आपके पास जो चैनल्स हैं, आप उन चैनल्स को खत्म कर रहे हैं, उन ब्रिजेस को तोड़ रहे हैं। ना सियासी जमातों को बात करने देते हैं, ना मिलिट्री को बात करने देते हैं, ना आईएसआई को बात करने देते हैं, ना मजहबी जमातों को बात कर, तो फिर कौन बात करेगा? तो जो हामिद मीर साहब ने कहा और जो एक उन्होंने माहौल बनाया, वो ये समझते हैं कि उन्होंने कोई कमाल किया है। उन्होंने अपने मुल्क को एक ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी तलाफी करना नामुमकिन है। लेकिन बदकिस्मती है कि आपके यहाँ लोग इससे खाली है, जब इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका और इसका इकट्ठे इस्तेमाल हो तो फायदेमंद होता है। जी हजरत। जी, हमारे एक दोस्त हैं, वो भी न्यूज जियो में काम करते हैं, एजाज सैयद। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि हामिद मीर का जर्नलिस्टों में वही मकाम है जो सियासतदानों में इमरान खान का है। आपने सर जनरल कियानी की बात की, ये मेरे इल्म में भी है कि उन्होंने जो लॉयर्स की मूवमेंट थी बेसिकली, वो जिसमें रिलीजियस लोग भी शामिल हो गए, फंडिंग उसकी की। हाँ, कि जो है मुशर्रफ के खिलाफ जो कैंपेन चली, और जनरल कियानी तो ओपनली ये कहते थे कि ये जो फार्मूला दिया है ना मुशर्रफ ने, ये गलत है। ही सेड के ही मिसस्पोक। पहले तो उनका ये था, एक जर्नलिस्ट से उन्होंने बात की कि आप जो है ना मिसकोट कर रहे हैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ को। तो उस जर्नलिस्ट ने जब कहा कि सर मैं वहां खुद मौजूद था, खुद मैंने नोट्स लिए, तो कहने लगे अच्छा देन ही मिसस्पोक, यानी उन्होंने गलत बात की। और सर ये बताइएगा आखिर में कि आगरा समिट जो थी, आपने कहा कुछ फिक्रे आगे पीछे हो गए, कुछ सेंटेंसेस गलत बोले गए, तो आगरा समिट जो थी उसकी नाकामी की क्या वजह थी, बड़ी वजह क्या थी? वो ये था कि जो जो लीक्स आती हैं उसमें ये था कि ये एक इशू था जिसमें ये चाहते थे कि इशू डिस्प्यूट लिखा जाए। परवेज मुशर्रफ चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को डिस्प्यूट करार दिया जाए, और हमारे यहाँ ये था कि इसको प्रॉब्लम कहा जाए, क्योंकि जब आप डिस्प्यूट कहते हैं तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का रोल बन जाता है। तो लिहाजा बस इसी एक मामूली सी चीज पे रुक गया कि ये डिस्प्यूट है, कि एक प्रॉब्लम है, बायलैटरल प्रॉब्लम है कि डिस्प्यूट है। तो इस वजह से ये उस वक्त सबटाज हो गया एक। और दूसरा उसमें यह भी था कि जो परवेज मुशर्रफ साहब की उस वक्त वो बॉडी लैंग्वेज हो गई, तो वो सेलिब्रेशन हो गई, उन्होंने एक तरह की सेलिब्रेशन शुरू कर दी एग्रीमेंट साइन होने से पहले ही कि हम जीत गए। तो उसका अच्छा मैसेज नहीं गया। वो लगा ऐसे कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लूज कर रही हो, जबकि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये इस तरह से किया जाए कि ये एक शेयर किया जाए, बराबर शेयर किया जाए, बराबरी की सतह पे शेयर किया जाए। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी पहले ही, आपको याद होगा। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पैक्ट से पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। तो परवेज मुशर्रफ साहब थोड़ा सा जल्दबाजी में कर गए और सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो सारा जो है वो दरे का दरा रह गया। और उसका आपको पता है बेग साहब कि जब मुशर्रफ साहब वापस आए थे तो उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाए वक्त के एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने उनसे ये सवाल किया और उनको एम्बेरस कर दिया कि जब कोई सिविलियन लीडर गया है इंडिया, चाहे वो हार के ही गया, जैसे भुट्टो साहब गए थे शिमला, वो कुछ ना कुछ लेके आए, लेकिन आप एक फौजी हुक्मरान होते हुए भी खाली हाथ आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन इतना एम्बैरेसिंग था कि उनको उनके अखबार ने जॉब से फारिग कर दिया था। So any final thoughts, Beg साहब, before we close the show? मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया, और मैं पूरे मुल्क में घूमा हूं। मेरे हिंदू दोस्त हैं, मेरे सरदार भाई दोस्त हैं, हर तबके हर जबान के लोगों से मैं वाकिफ हूँ, जानता हूँ। और एक जमाना ऐसा था कि सबकी ख्वाहिश ये होती थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती हो, तल्लुकात अच्छे हों, हम वहाँ जा सकें, वो यहाँ आ सकें, और ये मुमकिन है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी ख्वाहिशात जो हैं उन पे गौर करें कि आपकी ख्वाहिशात कहीं किसी दूसरे की मजबूरी तो नहीं बन जाते। अगर आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दूसरे की मजबूरी को नहीं समझते, तो आप ये याद ज़हन नशीन कर लें कि आपकी मजबूरी को भी कोई दूसरा रियलाइज नहीं करेगा। हिंदुस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल है कि जम्मू कश्मीर का एक इंच भी वो पाकिस्तान के हवाले कर दे और सारा मुल्क जो है वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी अगर कोई मुल्क का मजीद बंटवारे का सोचेगा भी। मैं आपको ये कहता हूँ जो हिंदुस्तान के अंदर की सोच है। इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत ही नामुमकिन है कि वो ताकत के बलबूते पर इस स्टेटस को चेंज करे। बेहतरीन और अफजल तरीका ये होगा कि ये समझा जाए कि हम एक ही धरती के लोग हैं। बदकिस्मती या खुशकिस्मती से, हमारी नज़र में बदकिस्मती से, आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी नज़र खुशकिस्मती से 1947 में एक लाइन खींच दी गई, लेकिन धरती बहरहाल एक ही धरती। ये लाइन इंसानों की खींची हुई लाइन है। अगर दिलों में से कुदूरत निकाल दी जाए और मजहब में से तासुब को निकाल दिया जाए, तो इकबाल के बकौल मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये सारा हिंदुस्तान उस वक्त आपका पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान एक था, और हिंदी का मतलब है इस खिते में बसने वाले लोग। हम लोगों को मजहब बैर नहीं सिखाता। तो आप के यहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छाई को मौका दें पनपने का। अच्छाई का फसल हमेशा अच्छाई की सूरत में आता है। अल्लाह तबारक ताला आपके मुल्क को भी कायम और दायम रखे, हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे, और अक्ल सलीम अता करे कि इंसानों का लहू बहा के जो चीजें हासिल की जाती हैं। इसने कहा था गांधी जी ने कि जो आज़ादी खून बहा के मुझे हासिल होगी, मुझे वो आज़ादी नहीं चाहिए। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि जो कामयाबियां हमें खून बहा के तलवार के जोर पे मिलेंगी, उससे बेहतर होता है वो नाकामी जो अमन से हो। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम दोनों ममालिक को अमन के रास्ते पे, तरक्की के रास्ते और खुशहाली के रास्ते पे रखे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। थैंक यू सर।